वेलकम टू बिटिनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। बिटिनिंग चैनल का जो पर्पस है वो ये है कि आपको जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स हैं, टेक्निकल चीज़ें, उनको आसान तरीके से आपको समझाना। किसी भी एंगल से या कहीं पे भी हम लोग किसी भी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते। हाँ, हमारी जो चीज़ें हैं वो होपफुल लग सकती हैं, काफ़ी एक्साइटिंग लग सकती हैं, मैं कुछ चीज़ों के बारे में बुलिश बोल सकता हूँ, लेकिन किसी भी तरीके से आप इसको मेरी तरफ से फाइनेंशियल एडवाइस ना लीजिएगा। ना ही मैं किसी तरीके का फाइनेंशियल प्लानर हूँ, ना ही मेरे पास किसी तरीके की सर्टिफिकेशन है। तो ये बात आप ज़रूर अपने कहीं पे भी नोट कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन अगर आप इस इंडस्ट्री के बारे में सीखना चाहते हैं, एजुकेशन लेना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में, तो डेफिनेटली आपको इस चैनल पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, स्पेशली अगर आप बिगनर हो। अब जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जो यूएस है, यूएस के अंदर वहाँ पे पहली बार जो बिटकॉइन का ETF है वो अप्रूव हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि अपने आप में कितनी बड़ी मैसिव न्यूज़ है। तो इस वीडियो के अंदर आज हम आपको बताएंगे कि ETF एक्चुअली में होता क्या है, बिटकॉइन का ETF का क्या मतलब है, एक ETF के अंदर और म्यूचुअल फंड के अंदर क्या डिफरेंस होता है, बिटकॉइन का ETF और बिटकॉइन के फ्यूचर्स ETF में क्या डिफरेंस होता है, बिटकॉइन का जो फ्यूचर्स ETF आया है इसके आने के बाद क्या बिटकॉइन के अंदर कुछ बदलाव आने वाला है, कुछ उसके अंदर कुछ ज़्यादा लोग एंटर करेंगे, क्या इसके फ़ायदे और क्या इसके नुकसान हैं, क्या इसके नुकसान भी हो सकते हैं। और मेरा लास्ट में मैं आपको एक फेयर ओपिनियन देने की कोशिश करूँगा कि मेरा पर्सनल क्या ओपिनियन है इस डेवलपमेंट को लेके। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आपको बिटकॉइन की ETF पे इससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो आपको शायद ही फ्यूचर में मिलेगा, क्योंकि आज मैं सारी चीज़ों को डिटेल में कोशिश करूंगा और बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम ETF को समझते हैं। ETF का फुल फॉर्म क्या होता है? ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब अगर मैं ETF को और थोड़ा सा टेक्निकल करता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको सरल भाषा में बताता हूं। तो बेसिकली ETF एक्चुअली में एक सिक्योरिटी होती है। अब आप कहोगे कि सिक्योरिटी क्या होती है? सिक्योरिटी बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि नेगोशिएबल होता है, ट्रेडेबल होता है, और सबसे बड़ी बात है कि वो फंजिबल होता है और उसको आप आपस में ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, राइट। गोल्ड का आपने ETF सुना होगा, तो सिमिलरली उसी तरीके से ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ही तो होते हैं सारे के सारे। अब आप बोलोगे FD भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, FD भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जस्ट दैट कि FD जो है वो ट्रेडेबल नहीं होती। उसको कोई जो सेबी है उसने उसको मान्यता नहीं दी कि आप FD को ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन जैसे बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं और सिमिलरली जैसे मैंने ETF बोला, ये एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ट्रेडेबल हैं, जिनको आप एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि ETF है क्या। तो ETF एक्चुअली में एक सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी मतलब एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि आप किसी भी एक्सचेंज पे जाके आप ट्रेड कर सकते हो। सो इसका मतलब क्या है अब कि ETF की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ETF का मैं और इसको सरल भाषा में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि सपोज करिए कि मैं जो हूँ, मैं स्टॉक ट्रेडिंग में मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, राइट। और अब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे परिवार में बहुत सारे लोग हैं, मैं उन सबको बोलता हूँ कि यार आओ, थोड़ा थोड़ा पैसा लेके आओ। उस पैसे को मैं इकट्ठा करता हूँ और उस पैसे को मैं शेयर्स के अंदर डालने लगता हूँ। सबके पैसे, मैंने कोई ऐसे 50-60 लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, दोस्तों से पैसा इकट्ठा किया, उसको मार्केट के अंदर लगाया। मार्केट में लगाने के बाद जो प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट मैंने सारे लोगों में उनके जितना जितना उनके फंड्स थे उस रेशियो में डिवाइड कर दिया और उनसे इस फंड को मैनेज करने के लिए थोड़ी सी मैंने फीस ले ली, क्योंकि मैंने अपना टाइम दिया, मैंने अपनी एक्सपर्टीज़ दी, अपनी एनर्जी दी, तो मैंने उनसे वो फीस रख ली और उन सबको मैंने वो प्रॉफिट बांट दिया, क्योंकि वो सारे मुझ पर विश्वास करते थे कि मैं एक्सपर्ट हूँ, और एक्चुअल में मैं एक्सपर्ट था भी। तो ये तो हो गया छोटे लेवल की बात। लेकिन अगर इसी को अगर हम बड़े लेवल पे अगर हम ले जाए तो एक तरीके का कलेक्टिव पूल ऑफ फंड्स इकट्ठा हो जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज बड़े बड़े जो फंड मैनेजर्स को हायर करती हैं, बड़े बड़ी कंपनीज के अंदर बड़े बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो अलग अलग तरीके के मॉडल पे, एल्गोरिथम्स पे काम कर रहे होते हैं। वो जनता से पैसा इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद उस पैसे को वो इन्वेस्ट करते हैं। तो अब इसमें भी जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, तो बेसिकली ये रिलाय किस पे करते हैं? ये रिलाय करते हैं अपने ये
एक तरीके के अंडरलाइंग एसेट पे। सो बेसिकली ये बेंचमार्क होते हैं। तो इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए कि मैं इसको और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि निफ्टी का एक ETF है। तो निफ्टी का ETF का मतलब क्या है कि जो निफ्टी की जितनी भी कंपनियां हैं, 50 कंपनियां हैं निफ्टी के अंदर। अब वो निफ्टी के अंदर जो 50 कंपनियों के अंदर तो मैं जाके इन्वेस्ट नहीं कर सकता। मतलब अगर मेरे को इन्वेस्ट करना हो तो मैं क्या उनमें एक एक कंपनी में जाके 50 के 50 शेयर खरीद सकता हूँ? नहीं। लेकिन निफ्टी का जो ओवरऑल जो इंडेक्स है, जो इस तरीके से निफ्टी मूव करता है, मतलब जैसे निफ्टी का जो ओवरऑल वेटेड आता है ना, वो कहते हैं ना 8,000 पे निफ्टी ओपन हुआ, 9,000 पे हुआ। तो निफ्टी किस तरीके से मूव करता है, किस तरीके से 50 कंपनियां परफॉर्म करती है, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो ETF। तो जब मैं निफ्टी का ETF खरीदता हूँ तो एक तरीके से मैं एक्सपोजर ले रहा हूँ उन 50 कंपनियों की, उस 50 कंपनियों की परफॉर्मेंस में। क्योंकि जो मेरा निफ्टी का जो मेरा ETF है वो डिपेंड कर रहा है निफ्टी के इंडेक्स पे। तो निफ्टी के अंदर जो 50 कंपनियां हैं उनकी परफॉर्मेंस पे वो इंडेक्स डिपेंड करता है और उस इंडेक्स के ऊपर मेरा ETF है। तो एक तरीके से जैसे जैसे वो ETF जैसे जैसे वो 50 कंपनियां परफॉर्म करेंगी, इकोनॉमी अच्छा मूव करती है, अच्छा परफॉर्म करती है, तो मेरा ETF भी परफॉर्म करता है, मेरा ETF भी ग्रो करता है। मैं और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि गोल्ड का ETF होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो गोल्ड पे डिपेंड करता है। तो मैं डायरेक्टली गोल्ड के अंदर एक्सपोजर ना लेके, गोल्ड के अंदर बाइंग ना करके, फिजिकल गोल्ड को बाय ना करके, मैं गोल्ड का ETF ले लेता हूँ। एक तो डिजिटल फॉर्म में है और वो रिलाई करता है किस पे? वो गोल्ड की मूवमेंट पे रिलाई करता है। तो जैसे जैसे गोल्ड परफॉर्म करता है, अंडर परफॉर्म करता है, मेरा ETF भी परफॉर्म करता है या अंडर परफॉर्म करता है। तो सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि जो बिटकॉइन का ETF है, तो बिटकॉइन का ETF कुछ नहीं, सो बेसिकली इसको सरल भाषा में बोले कि बिटकॉइन का जो ETF है वो रिलाई करता है कि वो रिफ्लेक्शन है, वो ये बताता है कि वो रिलाई करता है बिटकॉइन के परफॉर्मेंस पे। जैसे जैसे बिटकॉइन की जो परफॉर्मेंस है वो मार्केट के अंदर उसका अगर प्राइस बढ़ता है तो मेरा जो ETF का जो प्राइस है वो भी बढ़ता है। अगर वो उसका प्राइस कम होता है तो ETF का प्राइस भी कम हो जाता है। तो वो बेसिकली एक रिफ्लेक्शन है जो बिटकॉइन का जो प्राइस है, जिस तरीके से बिटकॉइन बिहेव करता है मार्केट के अंदर, उसका वो रिफ्लेक्शन होता है। तो इसका मतलब मैं बिटकॉइन के अंदर एक्सपोजर ना लेके मेरा जो एक्सपोजर है वो ETF के अंदर है। अब अगर मैं बिटकॉइन के अंदर डायरेक्ट एक्सपोजर लेता सपोज, तो मेरे को बिटकॉइन को एक स्पॉट ट्रेडिंग पे जाता, वहाँ पे अकाउंट खोलता, KYC करता, फिर वहाँ पे मैं ओपन ऑर्डर बुक पे जाता, वहाँ पे दिमाग खपाता कि कब खरीदूं कब बेचूं, और उसको फिर खरीद के उसकी कस्टडी अपने पास में लूँ नहीं लूँ। तो उसकी जगह मैंने क्या करा, अपनी लाइफ को सरल करने के लिए मैंने बिटकॉइन का ETF ले लिया। वहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो अपने आप बाइंग सेलिंग कर रहे होंगे, फिजिकल डिलीवरी लेंगे नहीं लेंगे। मेरा जो ETF का जो प्राइस मूवमेंट है, जो ETF का जो जिस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस है वो डायरेक्टली रिलेशन पे है बिटकॉइन की। जैसा वो परफॉर्म करेगा वैसे ही वो मेरा ETF बिटकॉइन का ETF परफॉर्म करेगा। सो ये मैंने आपको एक तरीके से बताया कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होते हैं और बिटकॉइन का जो ETF है वो क्या होता है। अब आप बोलोगे कि जो दूसरा पॉइंट है कि ETF में और म्यूचुअल फंड के अंदर क्या डिफरेंस होता है। म्यूचुअल फंड भी तो कहीं ना कहीं यही चीज़ होती है, राइट? बिल्कुल एब्सोल्युटली, अगर आप ये सोच रहे हो तो आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हो। तो ETF में और म्यूचुअल फंड में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि ETFs को आप एक्सचेंज के ऊपर जो टाइमिंग्स होती हैं मार्केट की, आप इनको एक्टिवली ट्रेड कर सकते हो किसी भी वक्त में। जो टाइमिंग्स है मार्केट की, आप एक्सचेंज के ऊपर जैसे शेयर्स को आप ट्रेड करते हो शेयर्स के अंदर, उसी तरीके से आप ETF के अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हो एक्टिवली किसी भी वक्त पे, जितना टाइम जो मार्केट का होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर आपने देखा होगा कि जो म्यूचुअल फंड की जो प्राइस होती है, जब मार्केट क्लोज हो जाती है उसके बाद जो प्राइस निकल के आती है, उसी प्राइस पे या तो आप बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो। तो आपके पास म्यूचुअल फंड्स के कुछ यूनिट्स होते हैं, आपको कुछ यूनिट्स को जब बाय करना होता है तो जो उसकी प्राइस मार्केट क्लोज होने के बाद जो प्राइस निकल के आती है यूनिट की, उसी प्राइस पे या तो आप बाय करते हो या सेल करते हो, और वो मार्केट क्लोज होने के बाद ही वो प्राइस आती है। लेकिन ETF को आप एक्टिवली किसी भी एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि बिटकॉइन का जो फ्यूचर्स है, जो बेसिकली जो फ्यूचर ETF है वो क्या चीज़ है, इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और बिटकॉइन के फ्यूचर्स ETF में और बिटकॉइन की ETF में क्या डिफरेंस है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि जो बिटकॉइन का जो फ्यूचर्स ETF है
वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है जो जो बिटकॉइन की जो फ्यूचर्स की जो एक्सचेंज है, जो वहाँ पे शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है, ये बेसिकली एक जो एक्सचेंज है, यहाँ पे आप बिटकॉइन के फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, बिटकॉइन के फ्यूचर्स में आप डील कर सकते हो। तो बिटकॉइन का जो फ्यूचर्स का जो ETF है वो किसी चीज़ पे तो डिपेंड कर रहा है ना, वो बेसिकली रिफ्लेक्शन है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की। मैंने आपको बताया ना, जो ETF होते हैं उनके नीचे एक अंडरलाइंग एसेट होती है, वो रिफ्लेक्शन होते हैं, वो एक तरीके की वो उसके जैसी उनकी अंडरलाइंग एसेट्स की वो परफॉर्मेंस का इंडेक्स होता है, वो उसको दिखाता है कि अच्छा मैं इस चीज़ पे रिलाई कर रहा हूँ। तो जैसे वहाँ पे परफॉर्मेंस होती है अंडरलाइंग एसेट पे, वो ETF भी उसी हिसाब से परफॉर्म करता है। तो अब आप बोलोगे कि जो बिटकॉइन का ETF है, फ्यूचर्स ETF नहीं है, ये फ्यूचर्स ETF है, ये किस चीज़ पे रिलाई कर रहा है? ये रिलाई कर रहा है जो बिटकॉइन की जो फ्यूचर्स की जो मार्केट है। अब वो मार्केट कौन सी है? वो है शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, जो वहाँ पे CFTC जो है, जो वहाँ का जो रेगुलेटर है, जो कमोडिटीज़ को रेगुलेट करता है US के अंदर, वो उसका रेगुलेटर है CME का, राइट। और ये 2017 में ये वहाँ पे बिटकॉइन के फ्यूचर्स जो है वो अलाउ किए थे। अब आप कहोगे कि फ्यूचर्स क्या होता है? अगर आप नए हो तो मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ कि फ्यूचर्स के बारे में भी बता देता हूँ। सो फ्यूचर्स बेसिकली ये होता है कि जैसे आप जब स्पॉट के अंदर ट्रेडिंग करते हो, राइट, जब आप एक्सचेंज पे जाते हो, आपके पास पैसा होता है, सपोज आपके पास 1000 रुपये होते हैं, 1000 रुपये होते हैं, वहाँ पे एक ओपन ऑर्डर बुक चल रही होती है, राइट। तो आपको सपोज कोई चीज़ खरीदनी है, कोई टोकन खरीदना है, तो आप सिर्फ वहाँ पे जाते हो, 1000 रुपये अपना देखते हो, एक पर्टिकुलर प्राइस को चूज करते हो और चीज़ को आप बाय कर लेते हो, राइट। तो वहाँ पे आप स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ आप बाय कर सकते हो, राइट। लेकिन फ्यूचर्स के अंदर सपोज करिए कि आपको एक फीलिंग आ रही है, राइट। फ्यूचर्स के अंदर आप एक इमेजिन कर रहे हो, या आपकी एक फीलिंग आ रही है, आपकी कैलकुलेशन है, या आपकी रिसर्च ये कहती है कि फ्यूचर के अंदर जो है आपका जो इस पर्टिकुलर एसेट है, इसका प्राइस ये होगा, राइट। और या आप ये सोच सकते हो कि आप ये स्पेकुलेट कर सकते हो कि यार जो फ्यूचर्स के अंदर इस पर्टिकुलर एसेट का प्राइस नीचे जा सकता है। अब आपकी रिसर्च मार्केट की कंडीशंस पे, जो मार्केट के हालात हैं उनके बेसिस पे होती है। तो आप या तो फ्यूचर के अंदर प्राइस को बुलिश प्रेडिक्ट कर सकते हो, मतलब हाई प्रेडिक्ट कर सकते हो, या आप फ्यूचर्स के अंदर किसी भी पर्टिकुलर एसेट का या कमोडिटी का प्राइस आप बेयरिश भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि यार ये इसका प्राइस नीचे भी जाएगा। तो फ्यूचर्स एक ऐसी मार्केट होती है जिसके अंदर आप जब प्राइस बढ़ेगी तो भी आप पैसा बना सकते हो, मतलब आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, और अगर प्राइस आप नीचे प्रेडिक्ट करते हो और प्राइस जो है वो नीचे अगर जाती है तो भी आप जो है वो उसमें प्रॉफिट बना सकते हो। मैं इसको ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करिए कि आपने एक बिटकॉइन है, ठीक है, आपने फ्यूचर्स के अंदर ये एक्सपेक्ट किया कि फ्यूचर्स के अंदर जो बिटकॉइन है वो 1 महीने बाद वो जो है वो $5000 का होगा, राइट। $5000 का मैं खरीदूंगा 30 तारीख को, पर्टिकुलर एक तारीख पे आपने 1 महीने बाद की तारीख बोली। तो सपोज करिए कि आपने 1 नवंबर को आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया कि भाई मैं फ्यूचर के अंदर 30 नवंबर के पे मैं $5000 का बिटकॉइन जो है वो खरीदूंगा, राइट। आपने फ्यूचर का एक प्राइस सेट कर दी 30 दिन बाद की, 1 नवंबर को। अब जब 30 नवंबर को आपने बेसिकली आज जो बिटकॉइन का आज जो प्राइस था वो था $4500, और जो फ्यूचर के अंदर आपने जो प्राइस प्रेडिक्ट करी वो आपने करी $5000, राइट। तो जब फ्यूचर के अंदर, जब मार्केट के अंदर जो चीज़ थी वो $5500 की हो गई, राइट, लेकिन आपको जो वो प्राइस पड़ा, राइट, वो आपको $5000 का ही मिलेगा, चाहे वो चीज़ $5500 की हो गई हो। तो आपने $5000 प्रेडिक्ट किया था 30 नवंबर को, 30 नवंबर को चीज़ जो थी वो $5500 की हो गई। तो आपकी प्रेडिक्शन में और मार्केट प्राइस में जो डिफरेंस था $500 का, वो आपके अकाउंट में USD के अंदर, मतलब फियाट के अंदर अकाउंट में क्रेडिट हो गए। तो आपको फिजिकल डिलीवरी नहीं लेनी पड़ी, आपको फिजिकली वो नहीं खरीदना पड़ा। आपके जो आपने प्राइस प्रेडिक्ट की थी और जो प्राइस एक्चुअल में थी उसके बीच का जो डिफरेंशियल है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, राइट। सो बेसिकली आपने यहाँ पे क्या करा, आपने यहाँ पे किसी भी चीज़ की फिजिकल डिलीवरी नहीं ली, आपने किसी चीज़ को पेपर पे, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हुए,
उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने एक चीज़ का फ्यूचर में प्राइस प्रिडिक्ट किया, फ्यूचर में प्राइस जब आपने प्रिडिक्ट किया उस चीज़ से प्राइस ऊपर थी, तो वो आपका जो डिफरेंशियल अमाउंट था वो आपका प्रॉफिट था। अगर सपोज करिए कि प्राइस 5000 यूएस डॉलर की जगह, बिटकॉइन आपने 30 नवंबर को प्रेडिक्ट किया था 5000 की जगह वो 4500 रुपये, अगर 4500 डॉलर रह गया, तो आपका जो 4500 डॉलर का और 5000 के बीच का जो डिफरेंस था वो आपका लॉस हो गया 500 डॉलर का, और वो आपका जो लॉस है वो आपको बेयर करना पड़ेगा। तो ये फ्यूचर्स की मार्केट है। इसी तरीके से आप फ्यूचर्स के अंदर नीचे भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट नीचे जाएगी, तो आप ऐसी लोअर प्राइस भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, जो डिफरेंशियल अमाउंट होगा उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि दोनों केसेस में, चाहे आप ऊपर प्रेडिक्ट करो चाहे आप नीचे प्रेडिक्ट करो, दोनों केसेस में आपने फिजिकल डिलीवरी नहीं ली, आपने सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप उतरे और आपने वो कैश के अंदर सेटलमेंट होती है। तो बिटकॉइन की जो फ्यूचर्स की जो मार्केट है, जो शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है, वहां पे भी आप फिजिकल डिलीवरी नहीं लेते बिटकॉइन की। वहां पे जो आप प्राइस को प्रेडिक्ट करते हो और वो जो भी सेटलमेंट होती है वो सेटलमेंट आपकी कैश के अंदर सेटलमेंट होती है, एक्चुअल फिजिकल डिलीवरी के अंदर नहीं होती। एक और एक्सचेंज है वहाँ पे यूएस के अंदर बैक्ट के अंदर वहाँ पे फिजिकल डिलीवरी होती है। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट की जो फाइनल सेटलमेंट डेट आती है, तो उस दिन जो भी कॉन्ट्रैक्ट जो फाइनली सेटल होता है वो एक्चुअल डिलीवरी आपको लेनी पड़ती है। तो वहाँ पे एक्चुअल आपका जो कॉन्ट्रैक्ट जो बिटकॉइन है वो बाय और सेल होता है, और वो एक्चुअल में वो एक्सचेंजेस के ऊपर वो मूव करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। सो बेसिकली अब यहाँ पे जो बिटकॉइन फ्यूचर्स ETF है, ये डिपेंड किस पे कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है जो शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है, जो कि फ्यूचर्स की एक्सचेंज है। और फ्यूचर्स की एक्सचेंज पे एक्चुअल डिलीवरी जो बिटकॉइन की है, वो फिजिकल डिलीवरी जो है वो वहाँ पे मूव नहीं करती, वहाँ पे कैश के अंदर सेटलमेंट होती है। इस बात को आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे आपको समझ में आएगी। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नॉर्मल जो बिटकॉइन का अगर ETF होता, ये सपोज बिटकॉइन का फ्यूचर्स ETF नहीं होता, नॉर्मल जो बिटकॉइन का जो ETF होता, तो बिटकॉइन का ETF अगर होता तो होता क्या कि वो डिपेंड करता जो एक्सचेंजेस हैं, जैसे कि बाइनेंस है और जो दुनिया भर की कॉइनबेस हैं, जो दुनिया की टॉप एक्सचेंजेस हैं, वो डिपेंड करता जो उसका वो जो डिपेंडेंस होती वो उस मार्केट पे डिपेंडेंस होती जहाँ एक्चुअल में फिजिकल डिलीवरी के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट वो सेटल होता है। जैसे कि बैक्ट मैंने आपको बताया BAKKT, तो ये भी एक मार्केट है जहाँ पे आप फ्यूचर्स के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे एक्चुअल में जो बिटकॉइन है वो सेटल होता है। तो बिटकॉइन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेटल होता है। सो बेसिकली इस ETF में और दूसरे ETF में, जो बिटकॉइन का ETF और बिटकॉइन के फ्यूचर्स ETF में यही डिफरेंस है कि अगर सिर्फ बिटकॉइन का ETF होता तो वहाँ पे अल्टीमेट जो डिलीवरी होती, जो कॉन्ट्रैक्ट जब एंड होता, तो वहाँ पे एक्चुअल सेटलमेंट जो है वो फिजिकल डिलीवरी होती बिटकॉइन की। मतलब बिटकॉइन एक्चुअल में बाय और सेल होता है, वो एक्सचेंज पे मूव करता और वहाँ पे फिजिकल डिलीवरी को लेना पड़ता। मतलब वहाँ पे ब्लॉकचेन के ऊपर आप बिटकॉइन एक्चुअली में मूव करता और मार्केट के अंदर बाय और सेल होता। लेकिन बिटकॉइन का जो फ्यूचर्स का जो ETF है, वहाँ पे कोई एक्चुअल बाय मूवमेंट नहीं होगी, वो सिर्फ कागज़ के ऊपर एक सेटलमेंट होगी, जो डिफरेंशियल अमाउंट होगा वो आदमी का प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो एक तरीके के पेपर बिटकॉइन जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, राइट। तो इस वाले फॉर्मेट में पेपर बिटकॉइन, एक फिक्टिशियस बिटकॉइन जिसे कहते हैं, पेपर फॉर्म में जो बिटकॉइंस हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, जो कि अल्टीमेटली एक आप इसको ये कह लीजिए कि बिटकॉइन हमेशा, बिटकॉइन का डुप्लीकेट तो नहीं हो सकता ना, बिटकॉइन इन्फ्लेशनरी नहीं हो सकता ना, लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन फ्यूचर्स की जो मार्केट है वहाँ पे अब जब बहुत सारे जब फंड्स उसके अंदर इंस्टीट्यूशंस आएंगे उसके अंदर, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा बिटकॉइन जनरेट हो सकते हैं, लेकिन पेपर फॉर्म में, राइट। क्योंकि वहाँ पे फिजिकल डिलीवरी तो हो नहीं रही, तो वहाँ पे फिजिकल डिलीवरी ना होने की वजह से वहाँ पे एक्चुअल बिटकॉइन की जो डिलीवरी ना होने की वजह से वहाँ पेपर बिटकॉइन के जनरेट होने का खतरा बढ़ जाएगा। इसको मैं और आगे और एक्सप्लेन करूंगा। सो बेसिकली आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ गया कि बिटकॉइन का जो ETF है जहाँ पे फिजिकल डिलीवरी होती है, और एक बिटकॉइन का जो फ्यूचर्स ETF है जहाँ फिजिकल डिलीवरी नहीं होती, वहाँ पे आप ये दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि
क्या इसका जो फायदा है, मतलब गैरी गेंसलर ने जो बिटकॉइन के ईटीएफ को क्यों नहीं अप्रूव किया और बिटकॉइन के फ्यूचर्स को क्यों उन्होंने अप्रूव किया, तो एसईसी ने यहाँ पे ये मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश करी है कि उनका ये कहना है कि जो बिटकॉइन की जो ईटीएफ अगर वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बिटकॉइन का ईटीएफ के अंदर जो एक्चुअल फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ती वहाँ पे दोनों पार्टीज को, तो कॉन्ट्रैक्ट जो सेटल होता है वो फिजिकल डिलीवरी एक्चुअल में लेनी पड़ती। तो फिजिकल डिलीवरी के लिए आज भी जो हमारी जो एक्सचेंजेस है वो रेगुलेटेड नहीं है यूएस के अंदर, चाहे जो दुनिया के अंदर, चाहे वो बाइनेंस है, कूकॉइन है, कॉइनबेस है, ये जो एंटिटीज है अभी भी ये प्रॉपरली रेगुलेटेड नहीं है, तो इसलिए वो बिटकॉइन का ईटीएफ नहीं लॉन्च कर सकते। लेकिन जो बिटकॉइन का जो फ्यूचर्स ईटीएफ है उसकी ऑलरेडी जो बिटकॉइन की जो फ्यूचर्स की मार्केट है शिकागो मर्केंडाइल एक्सचेंज, वहाँ पे ऑलरेडी वो रेगुलेटेड है सीएफटीसी के द्वारा, तो इसलिए वो कंफर्टेबल थे। लेकिन मुझे जो अल्टीमेट जो मेरा पर्सपेक्टिव इसमें यह है कि जो एसईसी ने ये कदम इसलिए भी उठाया है कि कहीं ना कहीं अगर फिजिकल डिलीवरी होती तो आप सोचो इसका फ़ायदा डायरेक्टली एक्सचेंजेस को जाता, वॉल्यूम बढ़ जाता, बिटकॉइन की ट्रेडिंग बढ़ जाती। जब इतना बड़ा वहाँ पे एक्सचेंज बाइंग और सेलिंग होती बिटकॉइन की, तो ऑब्वियसली जो उसका फ़ायदा होता वो डायरेक्टली एक्सचेंजेस को होता और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती। सीएमई जो ये फ्यूचर्स का जो बिटकॉइन ईटीएफ है इसकी जो सेटलमेंट की जिम्मेदारी जो होती है, इसके बीच में जो इंटरमीडियरी है वो बैंक्स होते हैं और बैंक्स हेफ्टी कमीशन कमाते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को जब सेटलमेंट होती है, तो इसमें जो बैंक्स की जो अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ बैंक्स का खास तौर पे ख्याल किया गया है, जो यूएस के बैंक्स हैं उनका खास तरीके से उनकी एक अर्निंग का एक सोर्स बढ़ गया, तो ये भी एक रीज़न है। ऑल एंड ऑल अब आप पूछोगे कि सर अल्टीमेटली ये बिटकॉइन के लिए हाउ दिस न्यूज़ इज गोइंग टू टर्न अप, तो मैं इसके प्रॉज एंड कॉन्स पे इवेंचुअली मैं डिस्कस करता हूँ। सो इसको इस तरीके से समझिए कि सबसे पहले तो ये है कि इसके हम प्रॉन्स पे, इसके जो प्रॉस है वो इसके नुकसान क्या है उस पर हम डिस्कस करते हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो नुकसान वो ये है कि नुकसान ये होने वाला है कि बिटकॉइन की फ्यूचर्स ईटीएफ आने के बाद कि काफ़ी सारा जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो इसके अंदर एंटर करेंगे ईटीएफ के अंदर, राइट। अब ईटीएफ के अंदर जब वो एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो एक्चुअल जो स्पेकुलेशन की गेम है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी बिटकॉइन की प्राइस को लेके। अब आप बिटकॉइन की प्राइस में इवेंचुअली जब बहुत सारी ईटीएफ ऐसे अप्रूव हो जाएंगे, क्योंकि 30-40 ईटीएफ्स हैं, जब ऐसे ईटीएफ्स एक के बाद सारे अप्रूव हो जाएंगे, एक के बाद एक, तो बिटकॉइन के फ्यूचर ईटीएफ जब अप्रूव हो जाएंगे तो बहुत सारा इंस्टीट्यूशंस का पैसा इसके अंदर एंटर करेगा और बहुत सारी जो फ्यूचर्स की जो मार्केट है वो सारी स्पेकुलेशन पे ड्रिवन होती है। हमने पास्ट में भी देखा कि जिस कमोडिटी में फ्यूचर्स की मार्केट ओपन हुई, फ्यूचर्स ट्रेडिंग अलाउ की गई, वो जो कमोडिटी है वो 5x 7x 8x अपनी हिस्ट्री में, गोल्ड जैसे 5-6x बढ़ गया जब ईटीएफ पहली बार आया था, 5x तब से बढ़ चुका है। तो स्पेकुलेशन की गेम होती, क्योंकि फिजिकल डिलीवरी होती नहीं है एसेट की, कमोडिटी की, तो पेपर के ऊपर सेटलमेंट हो रही होती है, तो सारा का सारा ये गेम स्पेकुलेशन में आ जाती है। बड़े बड़े फंड जो हैं वो इसको मार्केट को मैनिपुलेट करने लगते हैं। मैनिपुलेट इस तरीके से करते हैं क्योंकि अल्टीमेटली जो और कमोडिटीज में जो फ्यूचर्स की मार्केट है वो स्पॉट मार्केट के रेट को डिफाइन करती है, लेकिन जो बिटकॉइन की मार्केट है इसके अंदर जो स्पॉट मार्केट है वो बिटकॉइन की फ्यूचर्स की मार्केट को ड्राइव करती है। तो जब फ्यूचर्स की मार्केट में मैनिपुलेशन होगी तो उसको कई बारी जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्पॉट मार्केट के अंदर भी मैनिपुलेशंस करने की ज़रूरत करेंगे, वो कर सकते हैं, वो ऐसे कदम उठा सकते हैं कि स्पॉट मार्केट की प्राइसेस को अगर वो मैनिपुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली वो दैट इज गोइंग टू इफेक्ट देयर स्टैंस और देयर ट्रेड जो उनके फ्यूचर्स के अंदर लगे हुए हैं। तो उसको अकम्प्लिश करने के लिए वो स्टॉक मार्केट के अंदर भी मैनिपुलेशन, वो स्पॉट मार्केट के अंदर भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ये आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए सतर्क रहिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इसका जो इफेक्ट है वॉलेटिलिटी पे, मैंने कहा कि जैसे बिटकॉइन के अंदर जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। अपने पास्ट में भी देखा है कि जब 2017 के अंदर जब पहली बार जब ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग शुरू की गई थी तो काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स थे उन्होंने शॉर्ट किया था, क्योंकि उनको ये लगता है कि बिटकॉइन अभी भी एक बबल है और इसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस शॉर्ट जब करने लगे तो बिटकॉइन का प्राइस हमने 2017 में भी देखा था क्रैश होते हुए। उसके बाद जो अब आप करते हैं कि पॉजिटिव बातों में, तो पॉजिटिव बात तो यार सबसे बड़ी ये है
कि चलो मान लिया कि बिटकॉइन फ्यूचर्स का ETF ही शुरू किया है, कम से कम एक ठोस कदम है, पहला कदम है, स्ट्रॉन्ग कदम है, दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल गया है कि क्रिप्टो इज़ हेयर टू स्टे, लेजिटिमेट है। एल सल्वाडोर में पहले लीगल टेंडर हुआ, अब बिटकॉइन का पहला ETF वो भी US के थ्रू। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो और बाकी कंट्रीज़ हैं वहाँ तक ये न्यूज़ पहुँचेगी, पूरे दुनिया के जो बिजनेस न्यूज़पेपर है वहाँ पे ये न्यूज़ जाएगी कि पहला बिटकॉइन का फ्यूचर ETF US के अंदर अप्रूव हो गया। दैट इज़ गोइंग टू सेंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल, सो दैट इन इटसेल्फ इज़ अ ग्रेट न्यूज़ holistically. But when it comes to the nitty-gritties और जो एक्चुअल में जो चीज़ें, वो शॉर्ट रन में आप देख सकते हो कि वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, और शॉर्ट रन में आप देखोगे पेपर बिटकॉइंस ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होंगे। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्पॉट के अंदर भी वॉलेटिलिटी आप देख सकते हो फ्यूचर के अंदर। तो ऑल एंड ऑल, ओवरऑल, definitely it's a very positive step. But if you are here for a long term perspective, so definitely it is not going to affect you. But if you are here suppose for as a trader or a short term perspective, so it might affect you, because volatility हो सकती है, institutions फिर से short कर सकते हैं, हो सकता है कि आपको प्राइस जो है वो पहले पंप हुआ इस न्यूज़ के कारण और अचानक आपको दिखा कि वो एकदम डंप हो गया। लेकिन क्योंकि तभी कहते हैं कि बिटकॉइन अभी एक इवॉल्विंग स्पेस है, इसके अंदर आप लंबे पर्सपेक्टिव के लिए आइए, आप हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। और जितना ज़्यादा लंबा पर्सपेक्टिव आपका रहेगा तो ऐसी न्यूज़ अप एंड डाउन और ऐसी करेक्शंस और अपवर्ड ट्रेंड्स ये आपको देखने को मिलते रहेंगे। लेकिन ऑल एंड ऑल you will eventually win this game by just hodling it. तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, ये डिटेल में आई जस्ट ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। आई होप काफ़ी रिसर्च और काफ़ी एफर्ट लगता है इन सब चीज़ों को बनाने के लिए। मेरी मोटिवेशन सिर्फ यही है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको क्या लगता है कि बिटकॉइन की जो ETFs के और इस फ्यूचर्स के बारे में, और इसे अपने लोगों में ज़रूर शेयर करेगा।